हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। आज हम डिस्कस करेंगे ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक साक्ष्य के विषय में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 2 सेक्शन आते हैं, लेकिन इतने सारे सेक्शन इससे रिलेट करते हैं जो कि हमें इस सेक्शन के साथ रीड करने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज भी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चैप्टर नंबर 4 रहेगा हमारा ऑफ ऑरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्यों के विषय में, सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60। सेक्शन 59 में हम पढ़ेंगे मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना, एंड सेक्शन 60 में हम पढ़ेंगे ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ये जो वर्ड लिखा है डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी डीपली डिस्कस करेंगे। अब ओरल एविडेंस जानने से पहले हम लोग एक बार समझते हैं कि एविडेंस होता क्या है, और उसके लिए हमें वापस से जाना होगा अपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो कि सेक्शन 3 में दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग एविडेंस क्या है ये हम समझते हैं। एविडेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, बट एविडेंस को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सेक्शन कह रहा है कि सभी स्टेटमेंट और सभी वो रिक्वायरमेंट जिसको कोर्ट परमिट करे, विटनेस को कोर्ट परमिट करे कोई स्टेटमेंट देने के लिए, या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट जो मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है इंक्वायरी के अंडर में, तो वो ओरल एविडेंस हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है ऑल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसमें 3 चीजें हमने कवर की। ओरल एविडेंस, हर वो चीज, हर वो स्टेटमेंट जो कोर्ट ने परमिट किया विटनेस को कोर्ट में देने के लिए, तो वो ओरल एविडेंस हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट में हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी इंक्लूड कर लिया। अब ओरल एविडेंस होता क्या है ये समझते हैं। हम एक जनरल सेंस में बात करेंगे तो एविडेंस विच इज कन्फाइंड टू वर्ड्स स्पोकन बाय माउथ, बहुत इजी है। वो बातें जो मुंह से कही गई हैं वही ओरल एविडेंस होगा। लेकिन जो बातें सिर्फ मुंह से कही गई है वो सिर्फ ओरल एविडेंस नहीं है। साथ ही साथ हम इसमें एक केस भी डिस्कस करेंगे क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई जेस्चर यानी का इशारों संकेतों से भी कोई अपनी बात, कोई एविडेंस देना चाहता, कोई स्टेटमेंट देना चाहता है, तो वो भी ओरल एविडेंस के अंडर में कवर कर ली जाएगी। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और लीडिंग केस है, तो हम इस केस को ध्यान से समझेंगे। इस केस में हुआ क्या था कि एक यंग लड़की थी, 15 से 20 साल की कुछ उसकी एज रही होगी, जिसका नाम था दुलारी। तो अब्दुल्ला पर चार्ज था, प्रोसिक्यूट किया गया था उसको मर्डर के लिए उस यंग लड़की का, और वो जो लड़की थी उसको डिस्क्राइब किया गया एज अ प्रोस्टिट्यूट, कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। तो जब वो अपने घर में सो रही थी तो वहां पर जाकर अब्दुल्ला ने रेजर से उसका गला काट दिया था। तो उसकी मदर, अब वहां पर वो लड़की घायल हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर मैजिस्ट्रेट और जज, जो भी डॉक्टर्स वहां पे प्रेजेंट थे, तो उस लड़की से इशारे करने के लिए कहा गया। तो जैसे ही उसने अपना सर हिलाया तो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि आप अपना सर हिला के कोई भी हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उसका गला जो था वो कटा हुआ था, तो ऑब्वियस है कि डॉक्टर उसको मना ही करेंगे। तो अब यहाँ पर उसकी मदर ने उसको सपोर्ट किया, और जब उससे पूछा जा रहा था, सामने लड़कों को खड़ा किया गया और कई लड़कों के पूछा गया कि इसने आपका गला काटा है, इसने काटा है, इसने काटा है, तो उसकी मदर उस वक्त उसके एल्बो को सपोर्ट कर रही थी कि वो फिंगर से, वो हाथ से इशारा कर सकती है। तो जब अब्दुल्ला को सामने लाया गया तो उस लड़की ने अपने हाथ से जेस्चर किया, अपने हाथ से इशारा किया, संकेत किया कि हाँ इसी ने मेरा गला काटा है। तो यहाँ पर ये जो लड़की का एक्शन था, यहाँ पर कोर्ट ने इस जेस्चर को, इस एक्ट को ओरल एविडेंस के अंडर में कवर कर लिया था।
तो ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जो भी था मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो और बहुत इजी भी है, आप लोगों को आसान से इसी तरह से लर्न कर लेना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाकर, कोई भी केस लॉ हो। अब हम आते हैं अपने सेक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 4 का पहला सेक्शन है, सेक्शन 59, प्रूव ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ये सेक्शन कह रहा है कि कोई भी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है ओरल एविडेंस से, लेकिन डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़कर। ये इसके एक्सेप्शंस है, सेक्शन 59 में एक्सेप्शंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को छोड़ दीजिए और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़ दीजिए, उसके अलावा हम कोई भी बात जो है वो ओरल एविडेंस के तौर पर प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 59 कहता है। लेकिन अब इसके भी एक्सेप्शन है। सेक्शन 59 में दिए गए एक्सेप्शन डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भी एक्सेप्शंस हैं। वो उसके लिए हमें जाना होगा सेक्शन 22 एंड 22A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जहां पर बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हम प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में ओरली। अगर उसकी जेन्युइननेस को लेकर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो उसकी जेन्युइननेस हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं ओरली बताकर, या फिर जब तक पार्टी एंटाइटल ना हो कोई सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। अब उसके लिए हमें सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रीड करना होगा, जहां पर हमें वो सारी कंडीशन बताई गई हैं जो ओरल एविडेंस देने के लिए फुलफिल करती हैं किसी भी कंडीशन को। तो सेक्शन 65 हमें बताता है ओरल एविडेंस कैन बी गिवन ओनली व्हेन कंडीशन ऑफ 65 आर फुलफिल। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे सेक्शन रिलेट करने पड़ रहे हैं। देखिए इसमें सिर्फ एक ही लाइन दी हुई है सेक्शन 59 में, लेकिन कितने सारे सेक्शन यहाँ रिलेट करें, सेक्शन 22, सेक्शन 22A, सेक्शन 65। तो जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे फॉर मेंस या फिर आप LLB के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ आप ये सब पॉइंट्स भी कवर ज़रूर करिए। सेक्शन 60 ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। तो ये सेक्शन हमें बहुत क्लियरली कह रहा है कि कोई भी ओरल एविडेंस जो कोर्ट में पेश की जाएगी वो डायरेक्ट होनी चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट। अब यहाँ से हेयर से एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि हेयर से एविडेंस का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें जो कि इनडायरेक्ट होती हैं, तो वो ओरल एविडेंस में नहीं ली जाएगी। अब बात आती है कि ओरल एविडेंस कौन दे सकता है, तो ये हम 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ओरल एविडेंस वही इंसान दे सकता है जिसने ये देखा है, कोई क्राइम होते हुए देखा है, कोई इवेंट ऐसा होते हुए देखा है जो फैक्ट इन इशू है, तो फिर वहाँ पर वही व्यक्ति आकर कोर्ट में विटनेस देने के लिए लायबल है। अब जैसे ए ने देखा है कि बी ने सी को मारा है। ए ने क्या देखा है कि बी ने सी को मारा है। अब यहाँ पर ए ने देखा है तो ए ही एविडेंस दे सकता है कोर्ट में उस चीज के लिए जो कि फैक्ट इन इशू है। फिर सेकंड पॉइंट इसका कहता है इट रिफर्स टू द फैक्ट विच कुड बी हर्ड, यानी का उस फैक्ट से रिलेटेड है जिसको सुना जा सकता है। तो एविडेंस उस विटनेस का होगा, उस तथ्य के बारे में वो विटनेस एविडेंस देगा जिसने वो तथ्य जो है वो सुना है। तो ए ने बी को कहते हुए सुना है कि बी जो है वो सी को ब्रिज पे मार डालेगा। ए ने क्या सुना है, ए ने बी को सुना है बात करते हुए किसी से कि वो बी कह रहा है कि कल ना मैं सी को जाकर ब्रिज पे मार दूंगा जब वो वहां से पास होगा। अब ए ने उस बात को सुना है, तो सुनने के लिए अब वहां पर ए जाकर कोर्ट में डायरेक्ट एविडेंस पेश कर सकता है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो ए की टेस्टिमनी जो है वो डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में इंक्लूड कर ली जाएगी और ए ही जाकर कोर्ट में देगा। फिर कह रहा है कि कोई भी ऐसा एविडेंस है, ऐसे फैक्ट से रिलेटेड जो चीज फील की जा सकती है, प्रिसीव्ड की जा सकती है बाय किसी सेंस से। तो जो व्यक्ति कह रहा है कि उसने उस तथ्य को प्रिसीव किया है तो वो ही जाकर कोर्ट में ओरल एविडेंस देगा।
अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि हाँ उसने टेस्ट करके या फिर उसे स्मेल आई थी उस चीज की, तो वो जाकर कोर्ट में जो भी फैक्ट्स है वो बता सकता है एज एन ओरल एविडेंस। फिर लास्ट पॉइंट कह रहा है किसी ओपिनियन के बारे में। तो जिस पर कोई ओपिनियन आधारित है, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा ग्राउंड जिसके ऊपर कोई ओपिनियन आधारित है, तो फिर वो ओपिनियन, जो पर्सन ओपिनियन रखता है, जो राय रखता है, वो जाकर कोर्ट में अपनी ओरल एविडेंस दे सकता है। तो यहां पर ओपिनियन के बारे में आपको रीड करने होंगे सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 51 तक। नेक्स्ट, प्रोवाइजो। अब ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी सेक्शन के प्रोवाइजो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर इनडायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर अराइज करता है, चाहे वो प्री हो और चाहे फिर हमारा मेंस में लिखने के लिए हो। तो अब यहाँ पर ये प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट है जिसने अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस किया है किसी ट्रेटीज में, यानी का किसी भी बुक में जो ऑफर किया गया है सेल के लिए, मतलब वो कॉमनली बिकती भी हैं वो चीज़ें, अब वो जो एक्सपर्ट है वो कोर्ट में आ नहीं सकता, या वो उसकी डेथ हो गई है, या मिल नहीं रहा है, या फिर उस विटनेस को बुलाने के लिए, उसकी विटनेस उसकी ओपिनियन के लिए कोर्ट में बुलाया कर उसको जाए, तो इतना डिले, इतना एक्सपेंसेस लगता है जो कि कोर्ट को अनरीजनेबल लगता है। कोर्ट को लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है इतना खर्चा करने के लिए, या फिर हम उस ओपिनियन के लिए वेट करें और केस का डिले करें। तो उस केस में जो भी ट्रेटीज हैं, जो भी बुक है उस ऑथर की, वो कोर्ट में लाकर दिखाई जा सकती है, वो प्रोड्यूस की जा सकती है, प्रूफ किया जा सकता है उस चीज को। तो ये हमारा पहला प्रोवाइजो आ गया। सेकंड प्रोवाइजो कह रहा है कि ओरल एविडेंस अगर किसी मटीरियल थिंग के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस, उसके होने के या उसकी कंडीशन के बारे में है, तो वो मटेरियल एविडेंस अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है या किया जाना चाहिए कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, तो फिर कोर्ट उसको परमिशन दे सकता है और ऐसी एविडेंस भी कोर्ट में प्रोड्यूस की जा सकती है। तो हमारा सेक्शन 60 एंड सेक्शन 59 हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसमें नेक्स्ट बचा है हेयर से एविडेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो भी एक कंप्लीट टॉपिक है और हेयर से एविडेंस पे भी अलग से एक पूरा क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, या फिर जो लोग एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।